हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। आज के इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे पहले की वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो बोर्ड पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। वन बाय वन हम सब जो पार्ट है उनके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, नाम जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि ये क्या काम करते हैं, ये किस काम के सहायता करते हैं। तो जैसे कि हमने मेल में बताया, मेल में पोवर्टी की एज कब आती है? 14 लगभग 14 साल के बाद आती है पोवर्टी की एज, जब वो सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिन्हें हम बोलते हैं, जिसके बाद उनकी दाढ़ी आना, मूंछ आना और आवाज भारी हो जाना, तो ये कौन सी होती है? उनकी पॉवर्टी एज होती है। इसी तरह फीमेल की भी पॉवर्टी एज होती है। इसमें क्या होता है, इस पॉवर्टी एज में जब फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है एंड अलग अलग चेंजेस, ब्रेस्ट के साइज बढ़ने लगते हैं और इस तरह अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तब फीमेल की सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर स्टार्ट हो जाते हैं और तब उनकी पॉवर्टी की एज आती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इस डायग्राम को, वन बाय वन जानेंगे कि कौन सा पार्ट किस काम में आता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये जो है, ये वाला भाग यहां से लेके यहां तक, ये वाला भाग है वजाइना। क्या बोलेंगे हम इसे? वेजाइना। क्या बोलेंगे? वेजाइना। वेजाइना के ऊपर भाग जो सकरा भाग है, यानी जो पतला भाग है, इसको बोलेंगे हम सर्विक्स। क्या बोलेंगे? सर्विक्स। सर्विक्स के बाद अब जो है, ये हमारी सर्विक्स के ऊपर ये वाला जो पार्ट है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इस पार्ट को। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे यूट्रस। क्या बोलेंगे इस वाले पार्ट को? वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्रस। ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? यूट्रस। देन जो हमारे इस यूट्रस की कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं इस यूट्रस की। इसमें क्या होता है, सबसे एक बाहरी लेयर होती है। बाहरी लेयर को हम क्या बोलते हैं? बाहरी लेयर को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोमेट्रियम। यूट्रस की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर्स होती है। बाहरी लेयर जो सबसे, जिसकी अंदरूनी, बाहरी नहीं सॉरी, सबकी जो सबसे अंदर लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम के बाद इसके बाहर जो मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर टाइप का भाग होता है, मस्कुलर भाग होता है, उस भाग को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। देन मायोमेट्रियम के बाद जो बाहर का भाग होता है, सबसे बाहर का, उसको बोलते हैं हम पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। इस प्रकार जो गर्भाशय या यूट्रस जो होता है उसकी, जिसको हिंदी में, गांव की भाषा में बच्चेदानी भी जिसको हम बोलते हैं, उसमें 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर कौन सी थी? फर्स्ट लेयर थी, सबसे अंदरूनी जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। और सबसे मोटी लेयर जो होती है, जो मस्कुलर लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। देन जो सबसे आउटर लेयर होती है, उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम ये क्या करती है? ये प्रोटेक्शन करती है। अभी हम समझेंगे कि कौन सा पार्ट क्या किस कार्य में सहायता करता है। देन ये हमारी क्या थी? यूट्रस, जहां पर क्या है? बच्चा का एम्ब्रॉय या भ्रूण का निर्माण होता है, जहां बेबी रहता है। देन अब यहाँ पर 2 ट्यूब्स इस तरह की जा रही है। ये जो 2 ट्यूब हैं, ये क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब। ये 2 ट्यूब होती हैं, दोनों, ये वाली भी और ये वाली भी। इसको हम क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के लास्ट में आपने देखा होगा, यहाँ पर एक फिंगर टाइप की शेप बन रही है। इस फिंगर टाइप की शेप को हम बोलते हैं फिम्ब्राई। क्या बोलते हैं? फिम्ब्राई। ये फिम्ब्राई इस तरफ भी है एंड ये फिम्ब्राई इस तरफ भी है। देन इस डायग्राम में आप देख रहे हैं फिम्ब्राई के बाहर एक ओवल शेप के, क्या? ओवल शेप के स्ट्रक्चर इसमें जॉइंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। जिसमें क्या होता है?
एग्स होते हैं और एग्स क्या होते हैं, मैच्योर्ड होकर यहाँ पर क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, एक्सक्रेशन होता है इनका मैच्योर्ड होकर ओवरी में। थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, थाउजेंड्स ऑफ एग्स किसमें होते हैं, ओवरी में होते हैं। देन जो हमारे फॉलोपियन ट्यूब्स है, इस फॉलोपियन ट्यूब के ऊपर एक इस तरह का मोटा भाग है, इसको हम बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस, यानी यूट्रेन फंडस। क्या बोलेंगे, ऊपरी जो भाग को, जो हमारी यूट्रस है उसके ऊपर जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं यूट्रेन फंडस। क्या बोलते हैं, यूट्रेन फंडस। यस, एक्सलेंट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा और आप लोग मेरे साथ साथ इसे रिवाइज करते चलिए, बोलते चलिए, जिससे कि आपको भी जल्दी से जल्दी याद हो जाए। अब हम 1 बाय 1 करके जानेंगे कि इन सब के क्या काम है। ओके, सबसे पहले क्या होता है, जो मेल से स्पर्म जो होते हैं, स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो वजाइना के थ्रू किस में आते हैं, वजाइना के थ्रू सर्विक्स में होते हुए हमारे यूट्रस में, यानी जो यूट्रस में गर्भ धारण जिसमें होता है उसमें आते हैं। देन अब यहाँ पर जो हमारी ओवरी होती है, दरअसल ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं। क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एग्स यहाँ पर होते हैं। अक्सर क्या होता है कि लोग बाग सोचते हैं कि एग्स का निर्माण होता है, हर मंथ एग्स का निर्माण होता है। नहीं, एग्स जो हैं वो पहले से ही हमारे, जब हमारा किसी का जन्म होता है लड़की के, उसमें फीमेल के रूप में, तो उसमें पहले से ही एग्स होते हैं, उसमें पहले से ही ये स्ट्रक्चर होता है और उसमें ओवरीज में एग्स भी होते हैं, लेकिन वो मैच्योर्ड नहीं होते। क्या नहीं होते, वो मैच्योर्ड नहीं होते। अब क्या होता है, इस एज में जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखने लगते हैं और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो क्योंकि हमारे पास 2 ओवरी हैं, इसलिए 1 मंथ में ये वाली ओवरी होगी, इसका सेल मैच्योर्ड होगा, मैच्योर्ड यानी बड़ा होगा। मैच्योर्ड होने के बाद ये यहाँ से क्या है, ये हमारा ये वाली ट्यूब कौन सी थी, फैलोपियन ट्यूब। ये इस फैलोपियन ट्यूब, अब इस स्ट्रक्चर में हमने ओवरी को आपको क्या दिखाया है, इस फैलोपियन ट्यूब के जो ये वाला उंगली लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम फिम्ब्राई बोल रहे हैं, ये इससे टच्ड है, लेकिन दरअसल में इसे टच नहीं होता है। ये कैसे होता है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इनमें कुछ गैप होता है, क्या होता है, गैप। यस, जब ये ओवरी सेल को मैच्योर्ड करती है एंड सेल जैसे ही बाहर आने को होता है, क्योंकि अब ये क्या है, इसके पास एक फिंगर टाइप का स्ट्रक्चर है, ये इसको क्या ले लेती है, ये जो एग होता है इसको ओवम, क्या निकलता है, इस एग को हम क्या बोलते हैं, ओवम। इस ओवम को अपने अंदर इस फॉलोपियन ट्यूब्स में ले लेती है। अब इस फॉलोपियन ट्यूब से एग होता हुआ यहाँ पर जाता है, धीरे धीरे यहाँ तक जाता है, क्योंकि जो ओवम है वो इतनी गति नहीं कर सकता, ये फॉलोपियन ट्यूब ही इसको आगे की ओर लेकर जाती है। लेकिन स्पर्म क्या था, वो गति कर रहा था, क्योंकि उसके पास एक टेल थी। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि स्पर्म के पास कुछ इस तरह की टेल थी जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी था, जिसकी सहायता से उसे ऊर्जा मिल रही थी और वो आगे की ओर इस तरह गति कर रहा था। लेकिन ओवम के पास कोई टेल नहीं है। अब ओवम के पास अगर टेल नहीं है तो ये गति नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसकी मदद जो हमारी फॉलोपियन ट्यूब है वो इसकी हेल्प करती है। हेल्प करते करते ये जो एग है, मान लीजिए फर्स्ट मंथ में ये एग इस तरफ से मैच्योर्ड होकर बाहर निकलता है, तो वो एग यहाँ तक होता हुआ कहाँ पर आएगा, वो एग यहाँ तक होता हुआ यूट्रस में आएगा। अगर इसको कोई स्पर्म सेल नहीं मिला, देन क्या होगा, ये एग बाहर किसके थ्रू, सर्विक्स एंड वजाइना के थ्रू बाहर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में निकल जाएगा। इसीलिए अगर नेक्स्ट, और जैसे फर्स्ट मंथ में इसने बनाया राइट वाले ने, तो सेकंड मंथ में कौन बनाएगा, ये वाला जो हमारी ओवरी होगी, ये एग को, ओवम को निकालेगी और मैच्योर्ड करेगी। इसी तरह 1 मंथ ये एंड 1 मंथ ये साइकिल चलती रहेगी।
क्योंकि हमारे इसमें जो हमारी ओवरी है इसमें लिमिटेड एग्स होते हैं। वैसे आई थिंक 1000 लाख समथिंग इतने होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ये कम होते चले जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जिसके बाद जो फीमेल है उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो होनी बंद हो जाती है। वो किसकी वजह से बंद हो जाती है? क्योंकि एग बनना बंद हो जाते हैं, इसका यही कारण है। अब मान लीजिए जो हमारा एग है, ज्यादातर फर्टिलाइजर होता है, जो निषेचन की क्रिया होती है, वो अगर आपसे प्रश्न में पूछी जाए कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो आप यूट्रस ना लगाएं, क्योंकि निषेचन की क्रिया हमेशा फॉलोपियन ट्यूब में होती है। कहाँ होती है? फॉलोपियन ट्यूब में। जब स्पर्म कहाँ आएगा? जब स्पर्म इस फॉलोपियन ट्यूब में आएगा, एंड देन जो हमारा एग है, ओवम है, वो यहाँ पर आएगा, तब जाकर निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर केवल जो बेबी है, भ्रूण है, उसका निर्माण होता है। जब अगर मान लीजिए निषेचन की क्रिया हो चुकी है, अब जो ये एम्ब्रॉय होगा वो किस तरफ आएगा? वो इस यूट्रस में आएगा। अब ये जो यूट्रस की ये वाली जो आउटर लेयर है, ये क्या कराएगी? मान लीजिए यहाँ पर एम्ब्रॉय बन चुका है, भ्रूण का निर्माण हो चुका है। ये क्या है? भ्रूण का निर्माण, एम्ब्रॉय। अब जो ये वाली आउटर लेयर है, ये इसको हेल्प करेगी, एंडोमेटेरियम जो है ये इसकी हेल्प करेगी भ्रूण के निर्माण करने में। धीरे धीरे करके जैसे ही ये मैच्योर्ड होता जाएगा, जो बेबी है वो मैच्योर्ड बड़ा होगा, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ेगा, तो जो यूट्रस है वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि उसका भी साइज बढ़ता है। जो हमने 3 लेयर पढ़ी, एंडोमेटेरियम एंड पेरीमेटेरियम एंड थर्ड जो थी हमारी मायोमेट्रियम, ये हेल्प करती हैं। सबसे ज्यादा एक्सपेंड होने में हेल्प करता है हमारा मायोमेट्रियम, क्योंकि ये मस्कुलर से बना है, मांसपेशियों से मिलकर बना है। इसीलिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जिससे बाहर की ओर ये फुलाव होता है। तो एक्सपेंड में कौन मदद करता है? करने में मायोमेट्रियम जो होता है ये हेल्प करता है, और ये धीरे धीरे करके एक्सपेंड होती रहती है। देन जब क्या होता है, और हमारी जो सर्विक्स है, सर्विक्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? बेबी को इस तरह बंद रखता है। ये वाला जो सर्विक्स एरिया है ये इस तरह बंद रहता है, जब तक इसमें बेबी रहता है, एम्ब्रॉय रहता है, तब तक भ्रूण में वो बाहर ना निकल के आए, प्री डिलीवरी ना हो, प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो, इसके लिए जो सर्विक्स है वो क्या है? वो बंद रखते हैं द्वार को। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ क्या है? यहाँ फैलाव है, लेकिन यहाँ क्या है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये इतनी चौड़ी भी नहीं होती जितनी यहाँ बनाई गई है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिससे ये क्या है? बंद रहता है। और ये भी इतनी फ्लेक्सिबल होती है, जब डिलीवरी का टाइम पूरा हो जाता है, देन एम्ब्रॉय बाहर जब बेबी के रूप में आता है, तब ये क्या है? ये ओपन होती है, देन वेजाइना के थ्रू बेबी कहाँ है? बाहर आता है। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अब एक बार हम ओवम का स्ट्रक्चर और समझ लेते हैं। ओवम यानी ओवरी जो एग को मैच्योर्ड करके बाहर निकालती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस एग को हम ओवम बोलते हैं। तो ओवम का स्ट्रक्चर कहाँ है? ये रहा। ये हमने ओवम का स्ट्रक्चर बनाया है। हम इसको भी समझ लेते हैं कि ओवम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओवम में एक बाहरी बहुत ही कठोर परत होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परत होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना रेडियोटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडियोटा। इस कोरोना रेडियोटा के अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं जोना प्लेसोडा। क्या बोलते हैं? जोना प्लेसोडा। देन इसके अंतर्गत भी एक न्यूक्लियस होता है, ओवम के अंतर्गत भी एक न्यूक्लियस होता है। यही कारण है कि एक बार में ही जो एम्ब्रॉय का निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि ओवम बहुत ही कठोर होता है और ओवम की दीवारों को भेदना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए जब स्पर्म सेल आता है, तो वो मान लीजिए अगर एक बार में नहीं जा पाता, तो क्या है? वो फ्यूजन नहीं कर पाते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा जुड़वा बच्चे होते हैं। वो किस कारण होते हैं? मान लीजिए अगर कोई एक ही शक्ल के दोनों होते हैं, तो क्या होता है कि दो जो स्पर्म सेल हैं, दो स्पर्म सेल किस में आ जाते हैं? दो स्पर्म सेल
इसके अंतर्गत एंटर कर जाते हैं एक ही बार में इसकी दीवारों को भेदकर इसके अंतर्गत एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। और इसके साथ साथ हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, देन फिर हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा वेजाइना जिसके थ्रू स्पर्म सेल अंदर जाते हैं, देन उसके बाद सर्विक्स एक पतला रास्ता होता है, एंड देन फिर हमारा यूट्रस जिसको हम गर्भाशय भी बोलते हैं, देन वो एक फॉलोपियन ट्यूब के जरिए जाता है। फॉलोपियन ट्यूब्स के मुख पर एक फिंगर्स टाइप की शेप बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं फिम्ब्राई। क्या बोलते हैं? फिम्ब्राई जो किससे जुड़ा हुआ है, एक ओवरी से जुड़ा हुआ है। ओवरी किसका निर्माण करती है? एग्स का निर्माण करती है। उन एग को हम क्या बोलते हैं? उन एग्स को हम ओवम बोलते हैं। देन जब ये ओवम रिलीज होते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ओवरी हैं, एक मंथ में ये वाली ओवरी काम करती है, देन सेकेंड मंथ में ये वाली ओवरी वर्क करती है। जब ये वाली ओवरी एग को रिलीज करेगी, ओवम को रिलीज करेगी, तो क्या होगा, वो रिलीज होते हुए अगर स्पर्म यहाँ पर इसे मिल जाता है, तो हमेशा ध्यान रखिए निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया, फ्यूजन की क्रिया फॉलोपियन ट्यूब्स में होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिखेंगे यूट्रस में, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यूट्रस केवल बच्चे को धारण करने का, एम्ब्रॉय को धारण करने का कार्य करती है, लेकिन फ्यूजन की क्रिया इसमें नहीं होती। फ्यूजन की क्रिया कहाँ होती है? फॉलोपियन ट्यूब में होती है। देन फिर जो एग है वो किस में आता है? यूट्रस में आता है, और यूट्रस के ऊपर वाला जो भाग है मोटा वाला, इसको हम फंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। यहाँ पर 9 महीने तक गर्भ धारण रहता है। देन उसके बाद ये गर्भ नीचे की ओर ना सरके, नीचे की ओर ना आए, प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो, उसके लिए यहाँ पर एक सकरा मार्ग होता है जो क्या रहता है? बंद रहता है। जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, उसके बाद ही वो देन पेन होने स्टार्ट होते हैं, उसके बाद ही वो जो मार्ग है वो फैलना स्टार्ट होता है। इसमें हमने 3 लेयर देखी यूट्रस में। हमारी बाहर अंदरूनी लेयर जो थी वो एंडोमेट्रियम थी, ये हेल्प करती है बच्चे को रोके रखने के लिए, और पेरीमेटेरियम जो थी वो क्या करती है? वो एक्सपेंड होने में सबसे ज्यादा मदद करती है, क्योंकि बाहरी पेरीमेट्रियम जो बाहरी लेयर है, और मायोमेट्रियम थी वो हमारी एक्सपेंड होने में मदद करती है। अब ये पढ़ने के साथ साथ जो फीमेल बॉडी में 3 प्रकार के हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। उन हार्मोन्स का क्या काम होता है ये भी हम जानने वाले हैं। जिस तरह से मेल बॉडी में भी हार्मोन रिलीज हो रहे थे, एंड्रोजन, इसी तरह से फीमेल बॉडी में भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उनको हम जानेंगे कि वो क्या वर्क करते हैं। फीमेल बॉडी में वो 3 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं। पहला हार्मोन्स है एस्ट्रोजन। एंड सेकेंड हार्मोन जो है वो है प्रोजेस्टेरोन। एंड थर्ड हार्मोन जो है वो है रिलैक्सेसिन। क्या है? रिलैक्सेसिन। तो सबसे पहले एस्ट्रोजन क्या कार्य करता है? एस्ट्रोजन फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को सही तरीके से चलने के लिए निर्माण करता है, कार्य करता है, ताकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल में रेगुलर टाइम पर होती रहे। वो कौन सा हार्मोन्स करता है? एस्ट्रोजन। देन प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन फीमेल बॉडी में जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं तो फीमेल बॉडी में ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है, और साथ ही गर्भधारण में भी सहायता प्रदान करता है। देन रिलैक्सेसिन हार्मोन्स क्या करते हैं? रिलैक्सेसिन हार्मोन जब डिलीवरी होती है तब उसमें सहायता करते हैं, जिससे कि जो डिलीवरी है यानी जो यूट्रस वगैरह है वो फैल सके, एक्सपैंड हो सके। इस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तब जो डिलीवरी है वो नॉर्मल तरीके से हो सकती है। तो ये 3 प्रकार के हार्मोन्स हमने देखे कि फीमेल बॉडी में रिलीज होते हैं, और हमने ये वाला जो स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्शन का वो भी समझा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।